हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग लुसेंट जीके की एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और आज का जो टॉपिक है भारतीय इतिहास का दूसरा एक्सरसाइज वैदिक संस्कृति से है, और इसमें लगभग 116 क्वेश्चन दिए गए हैं। और आज के इस वीडियो में पार्ट 1 वाले वीडियोज़ में 1 से लेकर के 58 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे, और इसके बाद हम लोग 59 से लेकर के 116 तक कवर किया जाएगा अगले वीडियोज़ में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैदिक संस्कृति का काल रहा है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, और इसका पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक संस्कृति, यानी इसको बताना है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। यहाँ पर पूर्व वैदिक पूछा है, और इसके बाद जो दूसरा प्रश्न पूछा है ये उत्तर वैदिक पूछा है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर पूछा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है, जो दिया गया है ऑप्शन दिया गया है इसमें से आपको आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या फिर कुलीन। इसका श्रेष्ठ या कुलीन आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको बताना है, ऑप्शन दिया गया है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो ये करेक्ट नहीं है दोस्तों, ये सही नहीं है, जो कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। बाकी सभी के सभी ये ऑप्शन दिए गए हैं वो सब के सब करेक्ट है। आगे देखते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रमण। तो श्रमण नाम से उनको जाना जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न है सातवां नंबर। सातवां नंबर है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, करेक्ट आंसर है शुल्व सूत्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है अगला दिया है प्रश्न संख्या 8, और यहाँ पर दिया है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम बताना है, जो भी उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ हैं। तो उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और फिर उपनिषद है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 10वां नंबर। 10वां नंबर पूछा है, वेदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग आंसर बता देंगे, 4 है वेदों की संख्या। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यानी अथर्ववेद को छोड़ करके बाकी सभी के सभी त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला है प्रश्न संख्या 12, और 12 में पूछा है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद, यानी मुंडक उपनिषद से इसे लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे बोला है यहाँ पर 13 नंबर में, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपको बताना है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुपालन। उसके बाद अगला प्रश्न है 14वां नंबर, और यहाँ पर पूछा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद को। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 15वां नंबर। 15वां नंबर पूछा है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु को कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है।
तो आपको बताना है, ऑप्शन दिया गया है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता ये भक्ति का कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। उसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोधन। गोधन ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। उसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 पूछा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, यहाँ पर बताना है ऋग्वेद के किस मंडल में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 18 नंबर का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में। 10वें मंडल में क्या मिलता है? शूद्र का उल्लेख पहली बार यहाँ पर मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न पूछा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या यहाँ पर 18 इस तरह करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर यहाँ पर पूछा है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति का। प्रकृति की उपासना था। उसके बाद अगला प्रश्न है 21वां नंबर कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर बताना है कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रदेव के लिए। तो यहाँ पर इंद्रदेव के यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 22वां नंबर पूछा है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? आपको बताना है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्यामिति से। उसके बाद अगला प्रश्न है अस्तो मा सदगम्य, असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। उसके बाद मृत्युर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 23वां नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? उपनिषद। उपनिषद से यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है 24 नंबर आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो कहाँ पर बसे थे वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंजाब में। पंजाब में आर्य जो भारत में आए थे बाहर से वो सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा है 25 नंबर। 25 नंबर में सूची 1 और सूची 2 को साथ साथ यहाँ पर मिलाना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है वेद दिया है और यहाँ पर यज्ञकर्ता दिया है। तो ऋग्वेद का यज्ञकर्ता कौन है? होर्त्री कहलाते हैं। यजुर्वेद का अध्वर्यु कहलाते हैं और सामवेद का उद्गाता कहलाते हैं या फिर उद्गारती कहलाते हैं और अथर्ववेद का यहाँ पर ब्रह्मा कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का। यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर यहाँ पर पूछा है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो अपौरुषेय क्यों कहा गया है वेदों को? तो इसको आपको बताना है। तो इसका कारण यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आंसर क्या होगा? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है इसीलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर पूछा है कि वैशेषिक दर्शन की प्रतिपादक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है, आपको यहाँ पर बताना है इसमें से कौन प्रतिपादक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उलुक कणद। उलुक कणद यहाँ पर प्रतिपादक है। उसके बाद अगला प्रश्न है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो मीमांसा और या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक इसमें से कौन है? तो आपको बताना है यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जैमिनी हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैमिनी। उसके बाद अगला प्रश्न है 29वां नंबर वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा। वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा, यहाँ पर पूर्व मीमांसा था तो इसके जैमिनी प्रतिपादक थे। यहाँ पर वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बादरायण। बादरायण। उसके बाद अगला प्रश्न है 30वां नंबर ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पूर्णतः सोम को समर्पित है कौन सा? यहाँ पर ऋग्वेद का कौन सा मंडल यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। 9वां मंडल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 31वां नंबर कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परुष्णी। परुष्णी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न है 32वां नंबर कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व
की दर क्या है? भू राजस्व की दर यहाँ पर बताना है धर्मशास्त्रों में कि यहाँ पर दर कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6। 1/6 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 33वां नंबर कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग से। 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। तो अगला प्रश्न है, तो इसके बाद अगला प्रश्न है 34वां नंबर और यहाँ पे पूछा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और उत्तर गुप्त काल और यहाँ पर धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? धर्मशास्त्र के काल में यहाँ पर उदित हुई थी। अगला देखते हैं 35वां नंबर। 35वां नंबर है कि एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई, एशिया माइनर स्थित क्या है? बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि यहाँ पर बताना है कि क्यों इसका महत्व है। तो ऑप्शन दिया गया है और इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? यानी गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 37वां नंबर, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो यहाँ पर किसने प्रचारित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो निष्क से कौन जाने जाते थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है, स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था, या फिर गाय को, या फिर तांबे के सिक्के को, या फिर चांदी के सिक्के को। दोस्तों ये यूपी पीसीएस 2005 में यह पूछे गया था, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण को। स्वर्ण आभूषण को यहाँ पर जाने जाते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है 39 नंबर, योग दर्शन के प्रतिपादक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसको बताना है। ऑप्शन दिया गया है पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? योग दर्शन के पतंजलि प्रतिपादक हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें यहाँ पर बताना है कि कैसे हैं, कैसा है? तो धर्म पर, या फिर योग पर, या फिर विधि पर, या फिर दर्शन पर। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्शन पर। इसके बाद अगला प्रश्न है 41वां नंबर। 41वां नंबर यहाँ पर कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का यहाँ पर चौथा यहाँ पर मिल जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं, और यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड के बारे में, और सामवेद में संगीत में स्रोत है ये, और यहाँ पर अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का यहाँ पर इसको जिक्र किया गया है। इसमें इस सभी वेदों में इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पहला का ऋग्वेद का चौथा हो जाएगा, यजुर्वेद का यहाँ पर स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद का संगीत में स्रोत, और अथर्ववेद का तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 42वां नंबर। 42वां नंबर कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पर नदी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ पर सर्वाधिक वर्णित नदी है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 43 नंबर दिया गया है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरीके से नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है 43 नंबर, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति शासक यहाँ पर कहाँ के शासक थे, यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केकय के यहाँ पर शासक थे, अश्वपति शासक थे। उसके बाद अगला दिया गया है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यहाँ पर बताना है कि नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यहाँ पर प्राप्त होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है वैदिक नदी कुबा या फिर काबुल, यहाँ पर काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुबा जिसको काबुल में है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। उसके बाद अगला प्रश्न है
कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो आपको बताना है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है, दार्शनिक प्रणाली कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन दिया गया है, पहला पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और उत्तर मीमांसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 47 नंबर, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 48 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सामवेद। यहाँ पर सामवेद इसका आंसर हो जाएगा, जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भागवत। भागवत यहाँ पर शामिल नहीं है, बाकी सभी यहाँ पर शामिल हैं। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो आपको बताना है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत जो मीमांसा से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 51 नंबर दिया गया है कि सुमेलित कीजिए, यानी आपको यहाँ पर मिलाना है। तो अथर्ववेद जो है वो किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद का संबंध यहाँ पर औषधियों से है, और ऋग्वेद का जो संबंध है वो ईश्वर महिमा से है, और यजुर्वेद का संबंध आपका बलिदान विधि से है, और सामवेद का संबंध संगीत से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला का तीसरा, यानी ये वाला तीसरा, बी का पहला और सी का दो, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ पर दिया गया अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा और धर्म। यहाँ पर आपको बताना है कि चरक संहिता का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चिकित्सा से। चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। उसके बाद अगला प्रश्न है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो आपको बताना है कि कहाँ से पता चलता है, ऋग्वेद से कि सामवेद से, या फिर ब्राह्मण ग्रंथों से, या फिर यजुर्वेद से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद थी। तो वैदिक युगीन सभा क्या थी? एक मंत्री परिषद थी। उसके बाद अगला प्रश्न है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो आपको बताना है कि कैसी वो प्रणाली थी, निरंकुश थी, प्रजातंत्र थी, या फिर गणतंत्र की थी, या फिर वंशानुगत प्रजातंत्र थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गणतंत्र थी, यानी जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र थी। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन, यानी सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 58 नंबर दिया है, और इसका लास्ट, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और उसके बाद आगे हम लोग अगले वीडियोज में कवर करेंगे। तो दोस्तों इसका प्रश्न को यहाँ पर दिया गया है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो कहाँ पर अभिव्यक्ति हुई है आपको यहाँ पर बताना है, ऑप्शन दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैदिक युग में अभिव्यक्ति इसकी हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, आप लोग यहाँ से अपना रिविजन कर दिए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे कवर करेंगे 59 से लेकर के 116 तक के, यानी 59 से लेकर के 116 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में इसको बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।